सर मैं कम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। बैठिए साक्षी। थैंक यू सर। ओके साक्षी। जी सर। क्या नाम है आपके? सर साक्षी मेरा नाम है। साक्षी। जी सर। ठीक है, इसके मतलब क्या होते हैं? सर साक्षी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष या फिर जो चश्मदीद हो। ओके ठीक है। हमारे अगर दार्शनिक परंपरा में देखें तो चारवाक प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, जी सर। है ना? बाकी चीज़ों को क्यों नहीं मानते हैं? बाकी जैसे अनुमान है, शब्द है, उसको प्रमाण के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? सर चारवाक प्रत्यक्ष को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि जो हम देख सकते हैं और जो हम फील कर सकते हैं वही एग्जिस्ट करता है, और जिसे हम फील ही नहीं कर सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता पर है। कई बार आंखों देखा भी तो भ्रम होता है ना। जी सर। तो फिर वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट गिर जाएगा। जी सर। सर इसलिए चारवाक की फिलॉसफी को आज के टाइम में इतना प्रामाणिक नहीं माना जाता है। ओके इस दर्शन को और किन किन नामों से जानते हैं हम, चारवाक दर्शन को? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ चारवाक दर्शन के नाम से ही इसे जाना जाता है। ओके बृहस्पति दर्शन भी तो कहते हैं ना इसको। थैंक यू सर। लोकायत दर्शन भी कहते हैं। जी सर। थैंक यू सर। ओके चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं। भोपाल भोपाल में अभी आप 3 समस्याएं कौन सी देखते हैं? सर सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ट्रैफिक की है। साथ ही सर दूसरा जो एक डेवलपमेंट प्लान की प्रॉब्लम है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, और जो ग्रीन कवर है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। ओके चूँकि आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है, अभी भोपाल में मेट्रो जो चलाई जानी है वो कब तक स्टार्ट होने वाली है? सर इसका माफ़ी चाहूँगी सर, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, परंतु मैंने पढ़ा था कि इसका जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया गया है। अच्छा ठीक है। भोपाल मेट्रो को कौन सी कंपनी संचालित कर रही है? सर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड से सही है क्या ये? सर जहाँ तक मुझे जानकारी है। ठीक है। अभी देखा जा रहा है कि कई सारे स्थलों को है ना हम निजी क्षेत्र में सौंप रहे हैं। जैसे रेलवे में देखा तो बंसल, हबीबगंज को बंसल को सौंपा, उन्होंने उसको डेवलप किया। अगर हम ऐसा ही करते जाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि निजी क्षेत्र पूर्णतः सरकारी प्रशासन में सम्मिलित हो जाएगा? सर जैसे इंडिया में एक मिक्स्ड अप्रोच हम लोगों ने शुरू से अडॉप्ट की है, तो मुझे लगता है कि अगर निजी सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो इससे किसी भी क्षेत्र की एफिशिएंसी ही बढ़ती है। तो इसे हम पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं सर। विदेशों में यदि हम देखें तो निजी क्षेत्र, अगर हम यूरोपीय कंट्रीज़ में देखें है ना, तो निजी क्षेत्र को वरीयता ज़्यादा है। और अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा पावर है। ऐसा डिफरेंस क्यों है? सर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं मेजरली वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है, और जैसे भारत जैसे अन्य देश हैं वहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है। तो वही तो रीज़न जानना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, और क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट लिया गया था कि सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व ये दोनों सेम हैं कि इनमें डिफरेंस होता है? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है तो दोनों सेम ही हैं। दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें? सर मेरे अनुसार नहीं है। ओके ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। साक्षी, जैन शब्द का मीन क्या होता है? सर जैन अर्थात जो जिनेंद्र का अनुसरण करता हो। जिनेंद्र। जी सर। और जिनेंद्र कौन होते हैं? सर जिनेंद्र वे होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ओके कितनी इंद्रियां होती हैं? सर टोटल 5 इंद्रियां होती हैं। मन को इंद्रियों में शामिल क्यों नहीं करते फिर? सर क्योंकि मन है ना सबसे चंचल, यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो मन ही है। मन पर जिसका कंट्रोल हो गया है ना, तो फिर हम क्या देते हैं, वो सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अर्थात मतलब वो एक जैन में हम बोलें तो है ना तीर्थंकर की तरफ जा सकता है। मन को इंद्रियों के साथ क्यों नहीं शामिल किया गया? सर मुझे लगता है कि जो 5 इंद्रियां हैं वो मन को ही सिग्नल भेज के प्रोसेस करती हैं, तो वो एक तो मतलब इसका मतलब ये है कि पांचों इंद्रियां सिग्नल कर रही हैं मन को, फिर मन कंट्रोल हो रहा है।
तो मन यहाँ पे ज़्यादा प्रभावशाली है कि इंद्रिय प्रभावशाली है? सर इंद्रियां ज़्यादा प्रभावशाली इंद्रिय हैं। ज़्यादा प्रभावशाली है। जी सर। ओके, ठीक है। जैन धर्म में एक श्यादवाद कॉन्सेप्ट होता है ना? जी सर। क्या है वह? सर श्यादवाद अनिकांतवाद को कहने की एक शैली है ओके। जिसके माध्यम से हम ये सिद्ध करते हैं कि किसी भी चीज़ को देखने का कोई एक विशेष दृष्टिकोण नहीं होता है और उसके बहुत से दृष्टिकोण होते हैं जिसके लिए हमें टॉलरेंस रखनी चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सही देखते हैं, परंतु संपूर्ण जो सत्य है वो किसी को ज्ञात नहीं होता है सर। ओके। जैन धर्म में जैसे हम कई बार बात करते हैं निवृत्त मार्गी है ना, वो छोड़ने पर बल देता है, और बौद्ध धर्म में मध्यम मार्गी है ना। तो आपको क्या लगता है आज के समय में मध्यम मार्ग की तरफ हमें जाना चाहिए या निवृत्त मार्गी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? सर मध्यम मार्ग और निवृत्त मार्ग दोनों को इस तरह बैलेंस किया जा सकता है। ये कैसे किया जाएगा? उनके नामों में ही छुपा है। निवृत्त मतलब छोड़ दो, मध्यम मतलब बीच का, दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे आप? सर हम छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको एक संतुलित करके मध्यम मार्ग की ओर जा सकते हैं। ओके, गुड। साक्षी, यदि मैं बात करूं तो जैन धर्म के वास्तविक यदि हम कहें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, ठीक है, पहले भी थे, है ना। तो आखिर पहले वाले ऐसे कार्य क्यों नहीं कर पाए कि जैन धर्म तो शुरुआत से ही चल रहा है ना। तो आखिर उनमें क्या कमी रही या फिर क्या वो प्रिंसिपल नहीं दे पाए कि जैन धर्म पहले से ही नहीं फैल सका? सर सभी तीर्थंकरों ने अपने शासन काल में कार्य किए हैं, क्योंकि जो भगवान महावीर हैं वो वर्तमान जो शासन काल है उसमें उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, ठीक है। जैन धर्म से यदि मैं एक और प्रश्न पूछूं कि एक पीक पॉइंट था जैन धर्म का, बाद में फिर जैन धर्म का प्रभाव कमज़ोर होने लगा, बाद में जैन धर्म को कई बार कहने लगे कि हिंदू धर्म की एक शाखा ही है। तो जैन धर्म में हिंदू धर्म के इतने नज़दीक क्यों आ गया? बौद्ध धर्म तो नज़दीक नहीं आया, जबकि दोनों का उदय तो साथ में ही हुआ था, जैन धर्म बौद्ध धर्म। तो क्या वो रीज़न थे कि जैन धर्म हिंदू धर्म की तरफ आ गया? जी सर जैन धर्म वास्तव में सनातन परंपरा का ही एक अंग है। और सर क्योंकि बुद्ध धर्म जो था इसका अधिक प्रचार प्रसार जो दक्षिण के देश थे, दक्षिण एशिया के देश थे, वहाँ अधिक हुआ था, और जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार भारत में हुआ था। इस कारण से सर जैन धर्म को हिंदू परंपरा से जोड़ के देखा जाने लगा। नहीं, भारत में हुआ तो भारत में तो फिर उसके फॉलोवर और ज़्यादा होना चाहिए। आज आप देखो तो जनसंख्या के हिसाब से देखोगे तो 1 करोड़ या उसके आसपास, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो गए। तो आखिर रीज़न क्या है कि जैन धर्म को अपना अस्तित्व बचाने के लिए हिंदू धर्म की तरफ आना पड़ा? सर जैन धर्म अगर फॉलो करने के कॉन्सेप्ट पे देखा जाए तो बुद्ध धर्म की अपेक्षा थोड़ा कठिन है, इसलिए सर लोगों का जो इसके प्रति आकर्षण था वो कम होता गया था। ओके, चलिए ठीक है, टॉपिक चेंज करते हैं। साक्षी, साक्षी, ईरान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर ईरान हमारे लिए रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ऑयल और नेचुरल गैस वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। क्या इजराइल और ईरान में से हम किसी एक देश को चूज़ कर सकते हैं? सर जैसे भारत ने प्रारंभ से ही एक मध्यम मार्ग और पीस रखने की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, तो सर एक देश को चूज़ करना तो हमारे लिए उचित नहीं होगा। ओके, ठीक है। इजराइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? चलिए, ईरान तो ठीक है, बता दिए, क्रूड ऑयल हो सकता है, अदर चीज़ें हो सकती हैं। इजराइल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? सर इजराइल भारत का एक बहुत पुराना मित्र रहा है, जहाँ से हमको एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। ईरान से ज़्यादा तो पुराना नहीं है ना। ईरान के साथ हमारे संबंध ईसा के पूर्व से हैं। इजराइल तो अभी नया बना हुआ है, 47 के बाद आया है अस्तित्व में। लेकिन सर इजराइल के साथ जो हमारे संबंध है वो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजराइल ने इंडिया को एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बहुत हेल्प किया है। साथ ही जो डिफेंस वेपन्स है वो भी हम काफ़ी सारे इजराइल से इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो सर इजराइल और इंडिया एक ही तरह के चैलेंजेस से भी डील करता है, इसलिए भी सर इजराइल एक ही तरह के चैलेंजेस कोई एक बता सकते हैं? जी सर, जैसे वर्तमान में इजराइल आतंकवाद की समस्या फेस कर रहा है, उसी तरह सर भारत ने प्रारंभ से ही आतंकवाद की समस्या फेस की है। शब्द में आतंकवाद से आप क्या समझते हैं? जी सर भय, अगर हम किसी
उद्देश्य के लिए भय उत्पन्न करते हैं किसी के मन में, उसे आतंकवाद की संज्ञा दी गई है। ओके, ठीक है। भोपाल रियासत की यदि हम बात करें, है ना, तो दोस्त मोहम्मद खां के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सर, दोस्त मोहम्मद खां एक अफ़गानी सोल्जर थे जिन्होंने भोपाल की स्थापना की थी। जब भोपाल की स्थापना, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? माफ़ी चाहूँगी सर इस विषय में। ओके, भोपाल की स्थापना किस टाइम पीरियड में हुई? पर्टिकुलर वर्ष ना हो तो आसपास का बता सकते हैं हम। सर, जहाँ तक मेरा अनुमान है 1773 में भोपाल की स्थापना। 1773। माफ़ी चाहूँगी मैम, 1724। ओके, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, जब थी उस समय इनका युद्ध किसके साथ हुआ था? सर, जो ब्रिटिश कमांडर थे ह्यूज रोज, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। ओके, उस समय सिंधिया राजघराने के राजा कौन थे जिन्होंने इनका साथ नहीं दिया था महारानी लक्ष्मीबाई का? सर, जियाजीराव सिंधिया उस समय। जियाजीराव सिंधिया। माफ़ी चाहूँगी सर अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। अच्छा, ठीक है। हाँ, साक्षी, ये बताइए, लास्ट टाइम वोटिंग किया है आपने? जी सर। ओके, किस पार्टी को किया? सर, मुझे लगता है कि ये मेरा व्यक्तिगत ओके, किस आर्टिकल तहत आपने वोट किया? सर, आर्टिकल 2 आर्टिकल हैं सर। एक तो अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आर्टिकल 356 है, सॉरी सर, आर्टिकल 326 है। ओके, और सर एक आर्टिकल 19 फ्रीडम टू एक्सप्रेस के अंतर्गत। ओके, आर्टिकल 325 क्या कहता है? सर, आर्टिकल 325 इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन के संबंध में है। सही जा रहे हैं आप क्या? जी सर। अच्छा, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि अधिनियम है, ठीक है, किस वर्ष का है और उसमें क्या बताया गया है? सर, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1951 1951 2 ईयर का है। सर, पहले वाले में इलेक्शन की जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उनको बताया गया है, और दूसरा वाला जो है उसमें सर इसको और डिटेल में जो इलेक्शन की प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, ठीक है। साक्षी, लास्ट क्वेश्चन है ना, आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासनिक सेवा में आके मैं बहुत विविध क्षेत्रों में कार्य कर सकती हूँ। साथ ही सर मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको मैं एक बेहतर तरह से यूज़ कर सकती हूँ। कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगती हैं जो है आपके अंदर? सर, जैसे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इसका मैं बेहतर तरह से यहाँ प्रयोग कर सकती हूँ। साथ ही सर पेशेंस, उसके अलावा सर टॉलरेंस जैसी कुछ क्वालिटीज़ को मैं प्रशासन में यूज़ कर सकती हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये बॉटल है ना, इसको आपको सेल करना है, आप सेल्समैन नहीं है, है ना, आप सेल करना है, इस पे आप ऐसी कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं कि ये बॉटल एकदम खाली है फिर भी सामने वाला इसको ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए? इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे आप? किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, है ना, इमीडिएट अगर मैं कहूँ तो क्या प्लानिंग हो सकती है? शुरुआत कहाँ से होगी? सर, सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि मार्केट में किस तरह की बॉटल की डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर की नीड क्या है, उसके हिसाब से हम एक प्लान बनाएंगे। जैसे फॉर इन केस अगर कस्टमर्स को अट्रैक्टिव बॉटल ज़्यादा पसंद है तो हम इसको अट्रैक्टिव बनाने पे फोकस करेंगे। अगर कस्टमर्स रीज़नेबल बॉटल ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो हम इसको रीज़नेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश तो तब होगी जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज तो वैसे सीमित हैं अपने पास, ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं, है ना, हम खर्च तो कर सकते हैं पर पैसा भी तो होना चाहिए सरकार के पास। पैसा तो वैसे भी सीमित है, तो फिर क्या करोगे? ऊपर वाला ने मना कर दिया जितना पैसा उससे सब चीज़ें करिए। फिर सर, क्वालिटी मार्किंग करवाई जा सकती है, और सर इस पे जो इसकी बेसिक डिटेल्स है वो भी मेंशन की जा सकती है। ओके, ठीक है। साक्षी जी मैम। किसका बोर्ड रहा लास्ट टाइम? सर, कोष्टी सर का बोर्ड था मैम, कोष्टी सर का बोर्ड। तो क्या रही मार्किंग, क्या रही? मैम 75 मार्क्स मिले थे मुझे। अच्छा, और कहाँ आपको लग रहा है कि वीक पॉइंट्स थे आपके? मैम, ग्रेजुएशन पर ज़्यादा फोकस था तो उस पोर्शन में मैं थोड़ी सी अच्छा, आपने उस पर काम किया है अभी? जी मैम। अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आप उपपंजीक के पद पर चयनित हो गई है, तो क्या ज़रूरत है अब आपको? आप ठीक है लीव इट, बाकी लोगों को भी तो देना है ना जी मैम। पोस्ट।
मैम निश्चित तौर पर मेरा चयन एक बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण पद पर हुआ है, परंतु मैम मुझे लगता है कि अगर मैं प्रशासनिक सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देती हूँ तो मैं और लोगों से अधिक जुड़ाव रख सकती हूँ और ज़्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकती हूँ। साथ ही विविध क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ मैं अपनी क्वालिटीज़ को बेस्ट यूज़ कर सकती हूँ। किस विभाग का है ये पद आपका? मैम वाणिज्य कर विभाग का पद है। अच्छा, कमर्शियल का। क्या कार्य हैं उपपंजीयक के? हम उपपंजीयक जो संपत्ति होती है, अचल संपत्ति, उनका पंजीयन उपपंजीयक द्वारा किया जाता है। साथ ही राज्य के लिए जो राजस्व एकत्रीकरण करना है उसके लिए भी उपपंजीयक का पद बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से इसमें कानून जो हैं जो इसके अंतर्गत आपको पढ़ाए जाएंगे? हम स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी एक्ट है एक, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी है कि वो पढ़ाया जाएगा। अच्छा, साक्षी, संपदा 2.0 क्या है? संपदा 2.0 मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसके माध्यम से रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें अब आपको उपपंजीयक ऑफिस में प्रस्तुत ना होकर ऑनलाइन आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स भी फिजिकली वहाँ जाके सबमिट नहीं करने हैं, क्योंकि सब कुछ EKYC के माध्यम से और आधार कार्ड से लिंक होने के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे। घर बैठे जो रजिस्ट्री हो रही है उसके लिए कोई अभियान वगैरह भी चलाया जा रहा है इसके लिए? माफ़ी चाहूँगी मैम, मुझे इस स्कीम के बारे में नॉलेज थी। अच्छा, गौ सेवा आपने लिखा है, तो मध्य प्रदेश शासन जो है इन्होंने गो कैबिनेट बनाया है अभी, और इसके लिए क्या क्या और प्रयास किए जा रहे हैं? गौ हत्या को रोकना, ठीक है, तो क्या क्या इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं और कौन कौन से कानून लाए गए हैं मध्य प्रदेश में? हर दिन इनोवेशन हो रहा है ना? मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में बहुत सकारात्मक प्रयास कर रही है। जैसे अभी 2024 को गोवंश संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। साथ ही गौ एम्बुलेंस भी स्टार्ट की गई है। कानून की बात करें तो गौ हत्या निषेध अधिनियम 2004 है जो मध्य प्रदेश में लागू है, जो गौ माता की हत्या रोकता है और ट्रांसपोर्टेशन भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोकता है। साथ ही मैम अभी जो आवारा गाय आदि रहती हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने निराश्रित जो टर्म है वो यूज़ किया है, क्योंकि गाय माता समान है तो उसे आवारा ना कह के निराश्रित कहा जाएगा। इन निराश्रित पशुओं के लिए और अधिक हाईटेक गौशालाएं खोले जाने का भी प्रावधान है। जैसे अभी ग्वालियर में बायो CNG प्लांट लगाया गया है गौशाला में, वैसे और अधिक प्रयास भी सरकार करने की इस दिशा में कर रही है। कौन सी बीमारी अभी बहुत ज़्यादा हो रही थी? लंपी वायरस जो है वो क्या होता है ये? गायों के शरीर पे लंप्स हो जाते हैं, गठाने, और उसमें घाव हो जाता है जिस पर अगर मक्खी या कीड़ा कोई भी बैठता है तो वो दूसरी गायों तक भी इसका इन्फेक्टिव डिसीज़ है एक तरह से। अच्छा, गौ सेवा में क्या करती हो साक्षी? कैसे कर पाती हो? भोपाल जैसे शहर में रहकर गौ सेवा कैसे कर पाती हो? हमने तो सर देखा था कि ग्रामीण परिवेश में ये सारी चीज़ें होती है, आजकल शहरों में भी लोग करने लगे हैं। वही मतलब प्रतिबंधित कर दी गई है सर, कॉलोनीज में नहीं होती गाय। मैम मुझे ऐसा लगता है कि शहरों में गौ सेवा और अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ आज सब मल्टीज़ में रहने लगे हैं वहाँ जो पहली रोटी गाय की होती थी वो संस्कृति डिक्लाइन होती जा रही है। तो सर मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, हम लोग अपने अपने घर से जो भी रोटी आदि होती है उसको कलेक्ट करते हैं। डेली जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैम एक एरिया है मंदिर के पास, वहाँ शुरू से ही मेरी दादी गायों को रोटी आदि देती थी, जिसके लिए मैं 4-5 साल पहले अट्रैक्ट हुई थी और फिर मैंने भी ये प्रोसेस कंटिन्यू करा। कौन सा एरिया है, कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है सर जहाँ मैं रहती हूँ, शंकराचार्य नगर में, वहाँ का। तो उन गायों को भोजन देने के साथ साथ मैम वीक में जब भी मुझे ऐसा लगता है कि स्टडीज़ से मैं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ तो मैं गौशाला विज़िट करती हूँ। वहाँ भी जो भी चारा आदि होता है वो उससे गायों की सेवा करती हूँ। और कभी कभी मैं अपने मित्रों के साथ, अगर जैसे ओल्ड सिटी में कांजीपुरा एरिया है वहाँ पर अधिक गाय रहती हैं जो निराश्रित है, उनको हम लोग भोजन प्रोवाइड करते हैं। अगर मैम कहीं पर ऐसी गाय दिखती है जिसका मतलब कोई परेशान है, पीड़ित है, जैसे एक बार लंपी पीड़ित एक गाय हमको मिली थी, तब हमने नगर निगम को कॉल करवा के उनको जो जहांगीराबाद रोड स्थित आसरा है वहाँ पर एडमिट करवाया था। ओके साक्षी, ये बताएं मुझे, ये प्रातःकालीन सैर है तो इवनिंग वॉक क्यों नहीं करते हो, मॉर्निंग ही क्यों करते हो?
मैम मुझे लगता है कि मॉर्निंग में वॉक करने से पूरा दिन रिफ़्रेश रहता है, और इवनिंग में प्रदूषण रहता है हवा में अधिक, लेकिन सुबह नहीं रहता है, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक अधिक प्रेफर करती हूँ। अच्छा, ये आपने गाय की अभी हमने बात की, लंपी वायरस, और ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो आपने कभी नोटिस की हो इतने वर्षों में, जो कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं हमारे, उनको होती हैं? मैम एक फुट एंड माउथ डिजीज़ है, वो भी गायों को ही होती है, जिसमें उनको छाले हो जाते हैं मुंह में और पैरों में। इसके साथ ही मैम एक थनैल करके डिजीज़ होती है, जिससे उनके थन में इन्फेक्शन हो जाता है। मैम उसके अलावा जो सामान्य बीमारियां मनुष्य में होती हैं, जैसे बुखार, टीबी, ये सब बीमारियां भी गायों में होती हैं मैम। अच्छा, अब साक्षी मुझे बताएं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों में डिफरेंस बताएं मुझे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरे एक देश की इकोनॉमी के जो टर्म्स हैं उनको स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे यूनिट या किसी मतलब विशेष बिजनेस यूनिट की हम स्टडी करते हैं। ठीक है। सेबी अभी चर्चा में है, कोई समिति बनाई गई थी, तो जो सेबी की चेयरमैन है वो प्रस्तुत नहीं हुई, तो क्या काम है सेबी का? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम मैम मेजरली जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करना है, साथ ही जो निवेश करते हैं स्टॉक मार्केट में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेबी। कोई भी इलीगल गतिविधियां जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग आदि ना हो, इन पर भी सेबी कार्य करता है। अच्छा, आज के न्यूज़पेपर में कल के न्यूज़पेपर में है कि हमारे नए चीफ जस्टिस नियुक्त होने वाले हैं, है ना? तो क्या प्रोसीजर है नए चीफ जस्टिस को नियुक्त करने की, और आर्टिकल कौन सा है? मैम मैं आर्टिकल के लिए माफ़ी चाहूँगी, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। और मैम प्रोसीजर चीफ जस्टिस को नियुक्त करने का प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा ही दी जाती है, जिसमें एक कोलिजियम होता है जजेस का, जो कि उनको रिकमेंड करता है। किसी को भी कर देते हैं? नहीं मैम, किसी को भी नहीं करते, कुछ क्वालिफिकेशंस है, उन या क्वालिफिकेशंस सीनियर मोस्ट जो, जी मैम, है ना? लेकिन परिवारवाद की भी बात कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अंकल जज सिंड्रोम जो है वो पाया जा रहा है, सुना है आपने? जी मैम, कि बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है जुडिशरी में, तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं? मैम परिवारवाद जुडिशरी में है, इसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि जो सीजीआई नियुक्ति हुए हैं अधिकतर वो कुछ परिवार हैं उनमें से ही नियुक्ति हुई है। और मैम मुझे लगता है कि इस दिशा में कार्य होना चाहिए। जैसे एक एनजेएसी आया था जो इसके लिए एक सकारात्मक विचार था, परंतु उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे मैम, और इस प्रकार का कोई अन्य प्रयास होना चाहिए इस दिशा में। ठीक है। साक्षी, आप कैनियन स्कूल से पढ़ी हैं, कैनियन क्या होता है? सर कैनियन एक लैंडफॉर्म होता है जिसको नदियों के इरोजन के प्रोसेस से बना गया होता है। ठीक है, कोई प्रोमिनेंट जो आपको याद आ रहा हो? सर एक ग्रैंड कैनियन है यूएस में, किस नदी से बना है? कोलोराडो रिवर से। और उस एरिया का क्या नाम है? उसके पास में बड़ा फेमस डेजर्ट है आ रहा है मुझे, येलो स्टोन नेशनल पार्क है उसके आसपास। हाँ, और डेजर्ट है? सर डेजर्ट के लिए माफ़ी चाहूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। आप उपपंजीयक में हैं अभी, आपके मंत्री कौन है आपके डिपार्टमेंट में, मिनिस्टर? सर माननीय जगदीश देवड़ा जी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री हैं। अच्छा। ये आपने कहा आप गायों की सेवा करती हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो उनको खाना देने में आपको इकोनॉमिकल वो नहीं होती? सर ये अभिरुचि मुझे मेरे पारिवारिक जो व्यवस्थाएं थी उससे प्राप्त हुई हैं। सर शुरू से ही मेरी फैमिली में इस दिशा में कार्य किया गया है, और सर मुझे लगता है कि अगर आप 2 रोटी या 3 रोटी किसी गाय को दे दोगे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, गायों की कोई 5 नस्ल बताइए। सर मध्य प्रदेश में मुख्यतः देखा जाए तो मालवी, निमाड़ी और गावलाव, और भारतवर्ष में देखा जाए तो गिर, साहिवाल, ये कुछ ब्रीड्स हैं। अच्छा, पीएम के जो माननीय अपने मोदी जी हैं, वो जो गाय रखते हैं उनकी नस्ल का नाम याद है आपको? सर पुंगनूर ब्रीड की गाय माननीय पीएम रखते हैं। पुंगनूर की क्या खासियत है?
सर वो छोटी हाइट की होती है और वज़न भी कम होता है, जिसे हम कहीं भी रख सकते हैं। इसके दूध में भी मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं और ये ड्रॉट जैसी कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है। और उनका हाल ही में एक बछड़े को भी जन्म दिया है। जी सर। बछिया को। जी सर। क्या नाम दिया है, कुछ याद है आपको? सर नाम रिकॉल नहीं कर रहा, लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि गौ सेवा ही क्यों? मतलब वल्नरेबिलिटी तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की और ज़्यादा है, बल्कि वो तो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं बहुत सारी। आप वल्चर्स देखने को नहीं मिलते, या स्पैरो जो हैं, या बहुत सारी। फिर गाय ही क्यों? सर गाय की सेवा मैंने शुरू से देखी है सर। जैसे पौराणिक महत्व भी है इसका, उपनिषद में भी गाय को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना गया है कि गाय की सेवा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा। इसलिए सर मैं गौ सेवा के प्रति ज़्यादा आकर्षित हुई थी। साथ ही सर जैसे मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो सर जो जैन में भी आचार्य हैं, उन्होंने गाय की सेवा के लिए बहुत सी गौशालाएं बना के इस दिशा में लोगों को प्रोत्साहित किया है, जिससे सर मेरा परिवार और अन्य लोग प्रोत्साहित हुए हैं। तो सर इसलिए मैंने गाय की सेवा के प्रति मैं आकर्षित हुई थी। अच्छा, इंद्रियों को जीतना, आपने अभी पहले बोला था, इंद्रियों को जीतना क्यों ज़रूरी है? लाइक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह ये देखेंगे तो ये तो नेचुरल सर्वाइवल आपके फीचर्स हैं। अगर काम नहीं होगा तो जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ेंगी, क्रोध नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को, परिवार को बचा नहीं पाओगे, लोभ नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, मोह नहीं होगा तो और अगेन। तो ये तो लाखों सालों की इवोल्यूशन में हमको मिला है गिफ्ट। तो इनका शमन करना क्यों ज़रूरी है? सर जब हम हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं तो हम संसार के हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए सर मुझे लगता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। ये तो आपका एक धार्मिक एंगल से आंसर हो गया। अगर साइंटिफिक दृष्टि से मैंने जो पूछा है, तो साइंस की दृष्टि से आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं? आपके नाखून या फिर आप में बहुत जीवन के संदर्भ में हाँ बात करेंगे सर मुझे माफ़ी चाहूँगी, परंतु मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है, क्योंकि सर हम जितना इनको कंट्रोल करेंगे उतना हम संयमित और अच्छा जीवन जी सकते हैं। चलिए ठीक है। चुनाव में ड्यूटी लगती है आपकी? शायद नहीं लगती। नहीं सर। एग्जेम्प्टेड रहते हैं। जी सर। तो चुनावी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान है आपको? जी सर। विधानसभा चुनाव में सर्वोच्च अधिकारी कौन से होते हैं? सर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। जिले में कौन होते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर्स। रिटर्निंग ऑफिसर। अगर मान लीजिए कि एक ज़िले में 2 विधानसभाएं हैं, दोनों विधानसभा में 2 आरओ होंगे, तो दोनों आरओ के ऊपर कौन होगा? सर माफ़ी चाहूँगी, इस विषय में मुझे क्या। जिला निर्वाचन अधिकारी, नाम सुना आपने? जी सर। है ना? थैंक यू सर। ठीक है। इज़राइल का नाम इज़राइल क्यों है? सर माफ़ी चाहूँगी, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, इज़राइल जो है वो अपने है ना उस जगह से इतना प्यार क्यों करते हैं वहाँ के लोग? वो तो एक बंजर रेगिस्तान है, वो उतना टुकड़ा उनको कहीं पे भी मिल सकता है पृथ्वी के किसी भी कोने में। सर इज़राइल की जो कैपिटल है जेरूसलेम, वो बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से, इसलिए सर उस जगह से आती है। वही जानना चाहते हैं सर, आखिर क्या धर्म में क्या है वहाँ पे? सर वो 3 धर्मों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ज्यूज़ के लिए सर जो एडम है उनका जन्म स्थान माना गया है, और जो इस्लाम है उसमें भी सर मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और क्रिश्चियनिटी में भी माना गया है कि जो जीसस क्रिस्ट हैं उनने वहाँ से कुछ उपदेश दिए हैं। अच्छा, एक्चुअली इज़राइल जो है वो वहाँ पे उसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है। वहाँ के ईश्वर ने, उनके ईश्वर ने उनको एक प्रॉमिस किया था एक ज़मीन का टुकड़ा देने का, और वही मानते हैं कि वो ज़मीन वही वाली है। इस वजह से उनका इतना ज़्यादा कनेक्शन है। थैंक यू सर। एक आपने प्रबंधन पढ़ा है, इसमें एक प्रिज्मेटिक मॉडल होता है, आप बताएंगे उसमें? माफ़ी चाहूँगी सर, मैंने इस विषय में फ्रेडरिक्स का नाम सुना है आपने? नहीं, माफ़ी चाहूँगी सर। अच्छा, अभी मेरी कॉल। लेखांकन भी सब्जेक्ट रहा है
सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सर जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अच्छा, जर्नल और लेजर में क्या अंतर होता है? सर जर्नल जो है वो डेली एंट्री की बुक है जिसमें हम क्रोनोलॉजिकली पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, परंतु लेजर में हम सारे अकाउंट्स की एंट्री करते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई क्या क्या कदम उठाता है कम करने के लिए? जी सर इन्फ्लेशन कम करने के लिए आरबीआई मुख्यतः जो मनी सप्लाई है उसको कम करने पर ध्यान देता है, जिसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सीआरआर जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है। नहीं तो क्या करता है, बढ़ाता है, कम करता है? सर जैसे अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सीआरआर एसएलआर जैसे रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी क्या होता है? जीएमपी सर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सर जो भी गुड्स और सर्विसेज एक देश के जो रेसिडेंट हैं उनके द्वारा एक समय में प्रोड्यूस करे जाते हैं उसको जीएनपी के अंदर काउंट करा जाता है, जिसमें हम बाहर से आई हुई इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। साक्षी, शंकराचार्य का जो मायावाद का सिद्धांत है वो क्या कहता है? सर शंकराचार्य के अनुसार जो पूरी दुनिया है वो माया है और सिर्फ ब्रह्म ही है जो सत्य है। ब्रह्म और ईश्वर एक ही हैं कि अलग अलग हैं? सर ब्रह्म जो है वो ईश्वर का निर्गुण रूप है और ईश्वर जो है वो सगुण रूप में है ब्रह्म। तो क्या ईश्वर, हम जो भी मांगते हैं वो ब्रह्म से मांग रहे होते हैं कि ईश्वर से मांग रहे होते हैं? हमारी सुनता कौन है, ब्रह्म सुनता है कि ईश्वर सुनता है? सर हम ईश्वर को ही आराध्य मान के पूजा अर्चना करते हैं, परंतु सर वो ईश्वर ही लीलाएं हमें, कौन करता है, ब्रह्म करता है कि ईश्वर करता है? सर सगुण रूप में ही हम भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं। राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, ये ब्रह्म के हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप थे कि ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप थे? सर क्योंकि सगुण रूप जो है वो ईश्वर ही है, इसलिए सर इसको ईश्वर का ही रूप माना ओके, जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है ना, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद में अंतर क्या है? सर अद्वैतवाद में माना गया है कि जो संपूर्ण विश्व है वो सत्य नहीं है और ब्रह्म ही सत्य है, और विशिष्ट अद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य ने दिया था उसके अकॉर्डिंग सर ब्रह्म सत्य है और विश्व के कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी सत्य है। ओके, अगर कहूँ ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या, जो शंकराचार्य कह रहे हैं, जगत को मिथ्या क्यों माना जा रहा है, या जगत को मिथ्या मानने के पीछे उनका कॉन्सेप्ट क्या है? सर शंकराचार्य को लगता है कि हम जो भी महसूस करते हैं या जो भी हम देखते हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सब ब्रह्म का ही पार्ट होता है, इसलिए सर वो जगत को मिथ्या मानते हैं। ओके, ब्रह्म का पार्ट होता है तो जीव भी ब्रह्म का पार्ट है, ठीक, पर यदि जीव ब्रह्म का पार्ट है तो उसमें है ना ये जो पांच दुश्मन है, पंच दुश्मन, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम किसके पार्ट हैं? ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? शुद्ध है, सत्य है, शाश्वत है, नित्य है। उसके बाद भी हमारे अंदर फिर ये पंच दुश्मन जैसी बुराइयां क्यों आ जाती हैं? इसका मूल कारण क्या है? सर निश्चित तौर पे जीव ब्रह्म का पार्ट है और जो ये पांच विकार हैं इनसे सर जीव जो है वो ये पहचान नहीं कर पाता है कि क्यों वो नहीं कर पाता? मैं वही जानना चाहूँ, रीज़न क्या है आखिर? सर माफ़ी चाहूँगी मैं। चलिए ठीक है, ओके साक्षी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। साक्षी, जी सर। लास्ट वाला जो पोर्शन है वो प्रिपेयर कर लिया था? कौन सा लास्ट टाइम कॉमर्स वाला किए थे? हाँ किए होंगे, ब्लेंडर का भी कम मार्क्स में होगा। हाँ, अभी जैसे हमने क्वेश्चंस पूछे थे वो बने नहीं मुझसे मैनेजमेंट के। कौन सा पूछा था आपने? हाँ रिक्स तो पढ़ना चाहिए था, है ना, प्रिज्मेटिक मॉडल पूछा था। हाँ, प्रिज्मेटिक। अच्छा साक्षी, है ना, तो Management स्टार्ट का है करते क्या? हैं। सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये कर दिया आपने, आते ही साथ है ना फाइल को बोर्ड मेंबर से पूछे बिना ही टेल पर रख दिया। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है ना कि आप आते साथ हमारे परमिशन के बिना सेटिंग हो गई, ठीक है ना? तो मैंने परमिशन नहीं देखी थी क्या? नहीं, आपने अभी जो आए हैं, अच्छा। हमने परमिशन नहीं दी, आप सीधा बैठ अच्छा। गए, ठीक है? क्या होता है कई बार ना आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, पर ये अगर ये सिली मिस्टेक है ना, ये सिली मिस्टेक आपको 75 पहुंचा सकती है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है, ठीक, ये बड़ी मिस्टेक है।
दूसरी बात है, मुझे मतलब कई जगह लगा है ओवर कॉन्फिडेंस क्यों लेकर आ रहे हैं आप चेहरे पे, है ना, वो एक अलग दिख जाता है, आपकी पर्सनालिटी पे तो अलग दिख जाता है, बाकी लोग छुपा ले जाते हैं, ठीक। पर मुझे कई जगह कॉन्फिडेंस भी रहते हैं। तो अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं है, आत्मविश्वास अच्छा है, अति आत्मविश्वास आपके लिए नेगेटिविटी पैदा कर सकता है, ठीक। वो जो बोर्ड मेंबर बैठे हुए हैं ना, उन्हें अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा दिखाओगे कि भैया ठीक है हम आपसे ज़्यादा हैं, है ना, तो वहाँ पे तो वो कलम चलाना है उन्हें, है ना, इसलिए आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा। सर किस चीज़ से लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस? वो आपकी एटीट्यूड से लगा, एक्सप्रेशन से लगा, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा हम्बलनेस आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ना। बाकी मेंबर्स की अपनी राय हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आप पोस्ट पर हैं इसलिए शायद वो, है ना, पॉजिटिव में लेना है आपको, ठीक। हम लोग को कोई वैसा नहीं कि कमेंट करना, हाँ, एक आइडिया दे। ठीक है। और तीसरा देखिए, जो अध्यात्म संबंधी प्रश्न आजकल बहुत होते हैं, है ना, और अलग अलग बोर्ड में, मेहरा सर के बोर्ड में तो होते ही होता है, ठीक है ना। जो लास्ट क्वेश्चन हुआ है ना, शंकराचार्य वाला, तो उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अज्ञान और माया, ये दो चीजें हैं जो हम बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत में थे, या अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हर व्यक्ति में ब्रह्म का एक अंश है, पर वो अंश को हम पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और माया हमें घेरे हुए है, माया का आवरण है ना, बिल्कुल सही। तो ये जो माया है ना, असली बात वो माया पे हो रही है। अच्छा, डिस्प्यूट जो थे शंकराचार्य रामानुजाचार्य, वो भी माया के कॉन्सेप्ट को लेकर थे, ठीक है ना। और यहाँ जो विशिष्ट शब्द है, ये बहुत सारी चीजें डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है ना। एक हम पिता की संतान है, बेटे के अंदर पिता का अंश है, पर हर जगह जहाँ पिता की भूमिका है वहाँ बेटे को खड़ा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि उसकी अपनी एक भूमिका है, ठीक है ना। तो यहाँ ये बड़ा अंतर हो जाता है। चूंकि आपका शंकराचार्य दिखता है इसमें लिखा हुआ है, हम उस पर बहुत आगे जा सकते थे, ठीक है, पर मैं अंदर गया नहीं। तो आप शंकराचार्य की थ्योरी, शंकराचार्य के विभिन्न सिद्धांत, शंकराचार्य के जो भी कहा जाता है, जैसे प्रश्न बौद्ध कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, रामानुजाचार्य का कॉन्सेप्ट क्या है, माधवाचार्य का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत आजकल प्रचलित हो गई हैं चीज़ें, परंपराएं प्रचलित हो गई हैं, ठीक है। अभी तो वैसे भी, है ना, जो आपके गुजरात वाले शंकराचार्य बड़े फेमस चल रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है यहाँ से कोई प्रश्न उठ सकता है, वहाँ पे आपको चीज़ें पता होना चाहिए। और वो कहाँ तक जा सकता है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। बाकी ठीक है ना, आपका व्यक्तित्व जो है वो सकारात्मक है ना, आपके पास नॉलेज अच्छा है, एक्सप्रेस अच्छा करते हो, आई कांटेक्ट प्रॉपर है ना, बिल्कुल आंकड़ों के साथ आप उत्तर देने की कोशिश करते हो, प्रशासन का अनुभव है ही ऑलरेडी। पर ये जो मैंने बताया ओवर कॉन्फिडेंस, वो अलग ही झलक रहा है। अच्छा। अब उसका रीज़न आप खुद समझिए, है ना। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं लगता कि मैं पोलाइट हूँ? ऐसा मुझे सब बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक रियलाइज नहीं हुआ कि ऐसा क्यों लगता है। साक्षी, मैं पता है सुबह डर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि डिप्टी कलेक्टर मैडम है, नहीं है, उनमें काफ़ी है, लेकिन जब है ना मिली ना मैडम, तो इतनी सहजता के साथ मिली कि मुझे लगे ही ना दिन भर से कि मैं ना, नहीं तो कई बार सिलेक्ट होने के बाद में ना आसमान चढ़ जाते हैं लोग, है ना। और यही सबसे बड़ी, आप केबीसी में देखते हैं, आप अमिताभ बच्चन खुद सीट पकड़ के उसको, मतलब सदी का सबसे बड़ा महानायक, और वो सीट पकड़ के बैठा रहा है, यानी आप सामने वाले को कितना स्पेशल फील करा सकते हो, ये चीज़ आपको स्पेशल बनाती है, ये चीज़ नहीं कि आपको, है ना। तो आपकी शैली में, आपके एक्सप्रेशन में वो चीज़ें झलकना चाहिए, ठीक। अगर आपको लगता है कि कैसे, आप मिरर टेक्निक इस्तेमाल करो, फ्लुएंसी में तो कोई दिक्कत है नहीं है, बाकी नहीं है, पर आप इस चीज़ को खुद देख के समझ सकते हो, ठीक है। बाकी है ना, हमारी तरफ से सब कुछ बेटर है ना, हम तो चाहते हैं डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। और कुछ इम्प्रूवमेंट मैम? ठीक है, गुड लक आपके लिए। एक चीज़ और मुझे 2-3 पॉइंट्स लगे थे, मैं जल्दी बता देता हूँ। एक है ना, मैंने जो आपसे पूछे थे ना क्वेश्चंस, जैसे कि इंद्रियों को जीतना क्यों ज़रूरी है, तो मैं थोड़ा सा ना इंद्रिय लग रहा था, बट वो साइंस तरफ ले जा रहा था कि ये तो नॉर्मल इंस्टिंक्ट होता है, तो उसको है ना ये इस तरह से नहीं देना था आपको कि नहीं सर वो ऐसा, उसको आपको इस तरह से जवाब देना था कि सर काम क्रोध लोभ में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं और हर जीव इसी से सर्वाइव कर पाता है, किंतु हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ के कुछ मानक हैं और वो सारी चीज़ों को भी हमें लेकर के चलना है, और मानव धर्म, फिर आप धर्म का एंगल लेकर आओ, यानी कि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि ये सारे इम्पल्स
मतलब मैनेज होना इनका ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा आप अपनी उसको अप्रोच में। दूसरा जो था अपनी गाय की सेवा ही क्यों ज़रूरी है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की भी तो कर सकते हो, वो वाला था। तो अगेन वो है ना, उसमें मैं साइंस एंगल ढूंढ रहा था। आप उसको बोल सकते थे कि सर गाय जो होती है, सर माफ़ी चाहूँगी लेकिन गाय जो होती है बहुत यूज़फुल हमारा एनिमल है। वो उसका शरीर का कण कण हमारे समाज के लिए काम में आता है। इवन गोबर तक भी उनका जो है, उनसे आज भी हमारे ग्रामीण में लोगों में गोकाष्ट के रूप में लाखों घरों के चूल्हे हमारी गौ माता के गोबर से जल रहे हैं। लाखों घरों में दूध, कुपोषण वाले बच्चे जो हैं वो गौ माता के दूध पे से दूर हो रहा है। लाखों घरों में जो है लीपा जा रहा है आज भी, और वो बड़ा अच्छा इंसेक्टिसाइड है, उसको जलाना है, कंधा जला लो आप। पंचगव्य है, मेडिसिन बनती हैं। आप इस तरह से जवाब दो। पुराण का एग्जाम्पल दिया था, बट अगर आप चाहें तो वेद का एग्जाम्पल दे सकते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, है ना, तो वो ज़्यादा सही एग्जाम्पल होता। जो सर कहना चाह रहे हैं ना, उसमें आप ऋग्वेद का एग्जाम्पल देके गाय को अघन्या कहते थे, गवष्टि कहते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ सेटिस्फाई कर सकते हो सामने वाले को। एक और चीज़ सर ने आपसे पूछा था कि बुद्ध बोलते हैं कि आप वो बनो, और ये बोलते हैं निवृत्ति मार्गी बनो। वो बोलते हैं मध्यम मार्ग पे चलो, और ये बोलते हैं निवृत्ति मार्गी बनो। उसको आपको बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप। किंतु है ना, आपको मतलब आपको शुगर में वो लपेट के वैसे देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो ना, ब्लंट नहीं होना है कहीं पे। ब्लंट होंगे तो वो भी ब्लंट हो जाएगा, है ना, वो भारी पड़ जाएगा ब्लंट होना। तो इस वजह से है ना, आप उनको बोलिए कि बिल्कुल सर, लेकिन किंतु समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने जो इमोशंस हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है ना। और समय और परिस्थितियों की, सोसाइटी को, सारे एंगल्स को आप जोड़िए उसमें, और फिर आंसर उस तरह से कीजिए, है ना। हम्बली ठुकराइए। थोड़ा सा हम्बलनेस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई कांटेक्ट, एक्सप्रेसिव हैं आपकी आईज, और है ना बॉडी लैंग्वेज काफ़ी, सब कुछ बढ़िया है, नॉलेज बढ़िया है, प्रशासन का भी है ना। मैम एक और चीज़, ये अगर सर पूछते हैं कि आपको पिछली बार कितने मार्क्स मिले थे, तो ये है ना, बताना कि इतना कम नहीं बताना है, सब कुछ थोड़ा बढ़ा के एटलीस्ट आप 100 से ऊपर जाके आपको एवरेज मार्किंग बता दीजिए 120 के अप्रोक्सीमेट। 10 बताओगे तो वो एटलीस्ट सोचेंगे कि चलो 720 बता दें। और अगर वो पूछते हैं कि पिछली बार जैसे सपोज कोष्टी सर दोबारा मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं मिले तो अच्छा है, पर मिल जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई थी, या तो मतलब उनको ब्लेम, इस तरह से ब्लेम करना तो नहीं हो जाएगा कि करना ही नहीं कि कॉमर्स का बोलूँगी तो। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट टाइम मुझसे प्रिपरेशन जो है मेरी इंटरव्यू की पूरी नहीं हो पाई थी, मैं अपना ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी, परंतु इस बार मैंने पूर्ण प्रयास किया है। इसमें आप सामने वाले को थोड़ा घुमा भी सकते हैं, क्या है ना, अगर आपने बोला सब्जेक्ट और नॉलेज कम था, इस बार क्या करके आए हो, फिर सब्जेक्ट से शुरू हो गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप अपना पॉजिटिव पॉइंट को नेगेटिव बना के बोलो, ठीक, क्योंकि वो नेगेटिव को ही पकड़ेंगे, वो पूछेंगे, तो ये तो आपके लिए पॉजिटिव बात है। ठीक है, इसका ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। फीडबैक